मोदी जी बार बार कह रहे हैं और ठीक कहते हैं कि गोला बारूद के माहौल में कैसे दोस्ती हो सकती है। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का चीजें चलती हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया डिसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट में कह रहे हैं मैंने 3 कॉल की मोदी साहब को, उन्होंने तो मेरी कॉल रिजेक्ट कर दी। चाइना का कहीं ना कहीं मैसेज गया है पाकिस्तान को। सर, चाइना ने कहीं ना कहीं बोला था कि मुझे खतरा ये नहीं है कि चीजें और खराब ना हो जाएं, खतरा ये है कि ऐसे ही ना चलती रहे। हम बैठ के इधर सारे जो है डुगडुगी बताते हैं और फिर हमारे जो सियासतदान है इमरान खान उधर नाचता है, जरदारी साहब उधर अपनी हकामतें करते हैं, हम साथ तालियां बजाते हैं। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि आखिर अचानक भारत कैसे सीज फायर के लिए मान गया। मोदी साहब को क्या हो गया कि वे सीज फायर के लिए अपनी सहमति दे दिया, क्योंकि भारत जो चाहता है वही करता है, वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। यह सीज फायर भी उसी का नतीजा है। पाकिस्तान का केवल पिछलग्गू बने हुए है। सीज फायर से संबंधित कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया में इसके संबंध में आगे क्या चर्चा हो रही है। अभी जो सीज़ फायर हुआ इतनी कशीदगी के बाद और मोदी जी बार बार कह रहे हैं और ठीक कहते हैं कि गोला बारूद के माहौल में कैसे दोस्ती हो सकती है। उधर पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ट्विटर पे बैठे हुए रोज़ गोले दागते हैं, मैं तो ये कहूँगा, और वो भारत के बारे में कश्मीर को फोकस करते हुए सख्त से सख्त बातें करते हैं। लेकिन इतनी कशीदगी के माहौल में ये एकदम से कैसे एनवायरनमेंट निकली, ये मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूँगा। देखिए इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का चीज़ें चलती हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया डिसाइड करता है कि उसे कब ज़रूरत है आपसे दोस्ती करने की, कब ज़रूरत है आपको आंखें दिखाने की। कि जब आपके कंट्री पर उसका कोई स्टेक नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी पर, और उसके अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे पास, हमने उसको ज़ाया कर दी। कि मतलब जब भी वो अपॉर्चुनिटीज़ आई, जब वाजपेयी साहब आए, फिर जब दूसरे लीडर्स जो थे वो चाह रहे थे पाकिस्तान में अपना कॉरिडोर्स खोलना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने कंट्री की सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, तो उस वक्त तो हमने हर चीज़ को ना करके उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी कि वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लें अपनी ट्रबल्स के, और उन्होंने ढूंढ लिए। तो अब जो है इतना बड़ा एक पाकिस्तान पर उनका रिलायंस नहीं है, तो वो डिसाइड करते हैं कि आप देखिए कि हम लोग जो थे जब 27 फरवरी का इंसिडेंट हुआ था उसको हैंडल कैसे किया। ठीक है, हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसे बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट में कह रहे हैं मैंने 3 कॉल की मोदी साहब को, उन्होंने तो मेरी कॉल रिजेक्ट कर दी और फोन ही नहीं उठाया, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इंडिया का जो आपने कहा उसका तो मुझे तो बस यही लगता है कि आज तक मैंने तो यही देखा है कि पाकिस्तान को जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी आपसे दोस्ती करने की, उसने अपने लोग भी भेजे और एकदम से मोदी जी ने बात भी शुरू कर दी और चीजें ठीक होने लगी। फिर उसके बाद जब उन्हें इलेक्शन में जरूरत पड़ी उन्होंने आपको आंखें दिखाई और वोट लिए। अब मिस्टर खान जब इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे थे तो उनको यह एहसास था कि पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। अब ये कैसे हो सकता है कि जब वो इक़्तिदार में आ गए हैं तो वो खुद तो पाकिस्तान स्टाइल की पॉलिटिक्स करें, लेकिन उनके सारे ओपोनेंट्स जो है वो यूरोपियन पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दें? ऐसा नहीं होता। तो बुनियादी मसला जो है वो यही है कि ना इनके पास इतनी सख्त है, मतलब कोई तब्दीली आ जाएगी या उससे फर्क कुछ हो जाएगा। 19-20 के फर्क के साथ चीजें पहले भी वैसे ही चल रही हैं, अब भी वैसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि शेर शायरी का माहौल थोड़ा बहुत आपने बना दिया है। तो फैज साहब ने 40 साल पहले ये कहा था कि मुझे खतरा ये नहीं है कि चीजें और खराब ना हो जाएं, खतरा ये है कि ऐसे ही ना चलती रहे। 40 साल से तो ऐसे ही चल रही हैं और मुझे कोई शुबा नहीं है कि अगले 40 साल भी ऐसे ही चलती रहेंगी। कहीं नहीं जा रहा ये मुल्क, कुछ नहीं हो रहा इस मुल्क को। हम अपने बचपन में और अपने लड़कपन में जिन मुल्कों के बातें सुनते थे, इथोपिया की और रवांडा की और अफगानिस्तान तो खैर हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है कि वहाँ कहत है और वहाँ
खाना जंगी है, कर्जे पर इन्हिसार है, वगैरह वगैरह, इवन वो मुल्क जो है वो कहीं गए तो नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी तो हमसे ज्यादा बेहतर हो गई है। सर सही बात तो है कि मैं आपको अगर सच बताऊं तो आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। हम में से शायद किसी को भी नहीं पता था कि हो जाएगा। तो कुछ बैकएंड पे बातें हुई होंगी, कुछ बड़े लोगों ने आपस में बातें करी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक मेन बात ये भी है कि ये इमीडिएटली हुआ है चाइना के डिसएंगेजमेंट के बाद। और मुझे लगता है कि चाइना का कहीं ना कहीं मैसेज गया है पाकिस्तान को। सर चाइना ने कहीं ना कहीं बोला है, क्योंकि चाइना जो एक्सपेक्ट कर रहा था, चाइना का एक्सपेक्टेशन था कि हम वहां पे, वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो आंखें दिखाने के लिए आए थे, थोड़ा सा बाजू चढ़ा के ना, जैसे गली में लड़ाई होती है कि हम आएंगे और फिर हम इंडियन आर्मी को आंखें दिखाएंगे और हम वो भाग जाएगी डर के मारे, क्योंकि भाई चाइना आ रहा है आफ्टर ऑल, तो इम्प्रेस तो होना ही है, डरना तो है ही। अब वो हुआ नहीं जो चाइना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं चाइना से भी मैसेज गया पाकिस्तान को। पीएसएल के कैंसिल होने की जो खबर है वो सिर्फ क्रिकेट की खबर नहीं है, वो है ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू बी एबल टू होल्ड सच एन इवेंट। लेकिन हम जो तमाशबीन कौम है, हम भी तो डुगडुगी बजा रहे हैं ना, हम चस्का लेते हैं ना। हम बैठ के इधर सारे जो हैं डुगडुगी बताते हैं, और फिर हमारे जो सियासतदान है, इमरान खान उधर नाचता है, उधर जरदारी साहब उधर अपनी हकामतें करते हैं, हम साथ तालियां बजाते हैं, और फिर हम शाम को घरों घर ही चले जाएंगे। तो ये ठीक है, तमाशा देखें कि जो बजट है 23 मार्च की परेड का, वो भी आप जरूर देख लें। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से कोविड के जो असरात थे हमारी सेहत पे भी और हमारी इकोनॉमी पे भी वैसे नहीं पड़े जैसे कई और इंक्लूडिंग यूएस में पड़े। ठीक है, इसका असर क्या होना चाहिए था? इसका असर ये होना चाहिए था कि आपको एक मौका मिला लीप फ्रॉग करने का, राइट, जो वियतनाम ने किया। ये दूसरे मुल्कों में एक चीज जो है जो बाकी दुनिया को नीचे ले जा रही है और आपके साथ नहीं हो रही, तो अक्लमंदी क्या होती है? अक्लमंदी ये होती है कि आप उसका फायदा उठाएं और आपके अच्छा यार मैं लेट मी मेक अप। और अब जब वो वैक्सीनेशन की बात आई है, मेरे ख्याल में आई एम सरप्राइज्ड कि ना हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन, क्योंकि हम वो उस तमाशे और डुगडुगी के खेल में इतने फंस गए और सारे चस्के ले। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 2003 में औपचारिक रूप से एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। उस समय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ वहां के राष्ट्रपति थे। सीज फायर एग्रीमेंट ने यह माहौल तैयार किया कि दोनों देश कश्मीर समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से विचार करना भी शुरू कर दिए थे, और कहा यह भी जाता है कि दोनों देश उस समस्या के समाधान के बहुत निकट तक पहुंच गए थे। पर पाकिस्तान, जिसके फितरत में ही धोखाधड़ी है, 2008 के नवंबर माह में मुंबई में आतंकवादियों को भेजकर बड़ी आतंकी कार्रवाई का अंजाम दिया, जिसे 26/11 के घटना के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ वो आज तक जारी है। हालांकि 2013 में दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने फिर सीमा पर शांति बनाए रखने का प्रयास किया था, पर उसमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। अभी जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, जो 25-26 फरवरी की रात से लागू हुआ है, देखना यह है कि यह कितने दिन तक प्रभावी रहता है और कितने दिन तक चलता है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के मंत्रियों ने अपने तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को भला बुरा कहने से कोई कसर नहीं छोड़ रखा है। किसान आंदोलन में सिख किसानों का आंदोलन बताकर खालिस्तान को हवा दे रहा है, कश्मीर में आतंकवादियों को भेजकर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। इस सीज फायर के चलते उसमें क्या फर्क पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि इस सीज फायर में एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इसकी पेशकश की है, इसलिए लगता है कि इसकी आयु बड़ी होगी। हम आशा ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान को समझ आ जाए और बजाय भारत के मामलों में दखल देने के, भारत विरोधी कार्रवाई करने की, अपनी देश की समस्याओं पर ध्यान दे। नहीं तो भारत के खिलाफत करते करते भारत का तो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा न हो कि पाकिस्तान में एक बांग्लादेश के बजाय 4-4 बांग्लादेश बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।